हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कोल्डिवा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम शाहनी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, आलमगीरपुर, रंगपुर, धोलावीरा, रोपड़, राखीगढ़ी व सुरकोटड़ा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विशाल अन्नागार, बृहद स्नानागार, गोदीवाड़ा, ठीक है, पशुपतिनाथ, मेलुहा, सीताडेल, मृदभान, टेराकोटा फिगरिन और भाव चित्रात्मक लिपि को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखो, ये जो टॉपिक्स हैं इनको हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को साथ में समाहित करा है और ना केवल ये स्टेट मेंस या के लिए इंपॉर्टेंसी रखते हैं बल्कि अन्य एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और अन्य वनडे एग्जाम में भी ये उतने ही इंपॉर्टेंसी रखते हैं जितने इस मेंस एग्जाम में रखने वाले हैं। सो अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। आज का हमारा पहला टॉपिक है विशाल अन्नागार। देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक नगर है, वहीं पर ये इमारत स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है ये। ठीक है, विशाल अन्नागार। और क्या है ये? तो ये है ना, अनाज रखने का क्या है, एक कोठार है। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास विकसित हुई थी, इसलिए वहाँ पर कृषि कार्य भी किया जाता था और जो अतिरिक्त अन्न वगैरह बच जाता था खाने के बाद में, ठीक है, तो उसको इन अन्नागारों में या इन कोठारों में क्या कर दिया जाता था, सुरक्षित रख दिया जाता था। ठीक है, इसकी विशेषता बताते हैं तो ये 45.75 मीटर क्या है, लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर इसको याद कैसे रखेंगे? 15 का 3 गुना आप जब करोगे तो 45 निकल कर आएगा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बृहद स्नानागार। ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। अगर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए तो वो बृहद स्नानागार ही है। ठीक है, कहाँ है? तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं तो इसका जो जलाशय है दुर्ग के टिले में स्थित है और ये जो स्नान कुंड है, इसके स्नान कुंड, इसके मध्य में ही जो ये स्नानागार है, इसके जो मध्य में जो है स्नान कुंड है, उसकी जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर, 7.01 मीटर ये चौड़ा है और 2.43 मीटर ये क्या है, गहरा, यानी कि इसकी डेप्थ है। कुल मिलाकर बता सकते हैं कि स्नानागार के, है ना, इस तरीके से हम इसकी 11, 7 और 2.43 इस तरह के इसकी लेंथ को हम बता सकते हैं। स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में तालाब में उतरने हेतु क्या बनाई गई हैं, कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं ताकि व्यक्ति उसमें उतर सकें। ठीक है, और इसके बगल में ही कपड़े चेंज करने के लिए, कपड़े बदलने के लिए कुछ कमरे बनाए गए हैं। स्नानागार का जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है और इसमें पानी की आपूर्ति हेतु क्या बनाए गए हैं, कुछ कुएं भी बनाए गए हैं। इस तरीके से बृहद स्नानागार को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बताने की कोशिश की है, इसमें कुछ डिटेलिंग देने की कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोदीवाड़ा। वेरी वेरी आईएमपी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाकयार्ड। ठीक है, तो याद रखना है इसका इंग्लिश नेम। तो कहाँ है ये? तो जो लोथल है, लोथल कहाँ है ये? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, एक बंदरगाह है। ठीक है, तो लोथल और ये भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, लोथल है। तो इसके पूर्वी भाग से प्राप्त एक क्या मिली है, एक जहाज की गोदी प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? लोथल से। इसका जो आकार है वो 214 इंटू 36 यानी कि 214 मीटर ये क्या है, लंबा है और 36 मीटर क्या है, चौड़ा है। और इसकी जो गहराई है, इसकी जो डेप्थ है वो है 3.30 मीटर। लोथल का जो गोदीवाड़ा है वो सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। याद रखना, इस संरचना की बात की गई, सबसे बड़ा विशाल संरचना की बात की गई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो विशाल स्नानागार है। याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ी संरचना गोदीवाड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। ठीक है, और इस बंदरगाह पर मिस्र और मेसोपोटामिया से क्या आते थे, जहाज वगैरह आते थे। इसके उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित किया गया है जिससे होकर जहाज आते जाते होंगे। और दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए क्या कर दिया गया था, एक निकास द्वार भी बनाया गया था। इस तरीके से गोदीवाड़ा को भी हम 5 मार्क्स में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पशुपतिनाथ। वेरी 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 आईएमपी। ठीक है, तो पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील। याद रखना, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त की गई है, एक सील प्राप्त की गई है और इसी सील पर 3 मुख वाले देवता मिले हैं जिन्हीं को बोला गया है पशुपतिनाथ। ठीक है, तो यहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त की गई है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमको उसको लिखना है। इसके चारों ओर क्या है? देखो, ये जो पशुपतिनाथ है ना, इसके चारों ओर क्या क्या है? तो इसके चारों ओर हाथी, ठीक है, गेंडा, गेंडा के बाद चीता
और भैंसा क्या है, विराजमान है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, देखो सिंपल सा याद रखना है। हाथी का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। यूँ तो व्हाइट हाथी भी होता है, लेकिन आप याद रखिएगा ब्लैक होता है, ठीक है। गेंडा भी ब्लैक होता है और भैंसा जो होता है वो भी ब्लैक होता है। तो तीनों को आपको याद रखना है। देन आपको चीता इसमें ऐड कर देना है, जो कि वेरी एमपी होता है ये, ठीक है। और इसके जो पाँव है, यानी कि जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, इसके जो पाँव पर 2 हिरन भी बने हुए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पशुपतिनाथ की जो ये मूर्ति मिली है, ठीक है, इस सील पर, इससे क्या इंडिकेट होता है, क्या संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं लिंग पूजा का प्रचलन भी रहा होगा, जो कि कालांतर में, यानी कि बाद के वर्षों में, बाद के ईयरों में, मतलब कि आगे का जो काल था उसमें कहीं ना कहीं ये शिवलिंग से इसको ऐड कर दिया गया था। इस तरीके से हमको पशुपतिनाथ को लिखना है। और ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, कांस्य की जो सभ्यता है, उसकी धार्मिक विशेषता भी बताती है। अब बात करते हैं मेलुआ। देखो मेलुआ कुछ नहीं होता है, ये यानी कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ठीक है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसके जो अभिलेख थे, उन्हीं में इस वर्ड का मेंशन किया गया है। कुल मिलाकर अगर हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ये प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ के साथ में व्यापारिक संबंधों की क्या की गई है, चर्चा की गई है, ठीक है। और कहा भी गया है कि जो दिलमन और मकन, जो दिलमन है ना, ये फारस की खाड़ी को बोलते हैं, ठीक है। फारस की खाड़ी का क्षेत्र है, उसको बोला जाता है दिलमन, किसमें, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। दिलमन व मकन मेसोपोटामिया व मेलुआ के मध्य स्थित है, यानी कि मेसोपोटामिया और मेलुआ के बीच में जो 2 क्षेत्र है, एक है दिलमन और एक मकन, ऐसा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेंशन किया गया है। इस तरीके से हमको मेलुआ को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटाडेल। देखो मोहनजोदड़ो को आप जानते होंगे, ये पाकिस्तान का जो सिंध का लरकाना जिला है, वहीं पर ये मोहनजोदड़ो अवस्थित है। और इसी का जो पश्चिमी छोर है, वहीं पर एक गढ़ है, एक क्षेत्र है। इस गढ़ को ही क्या कहा जाता है, सिटाडेल कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी छोर पर यह क्षेत्र एक गढ़ के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र 12 मीटर ऊंची ईंटों के एक टाइल के ऊपर बनाया गया है, यानी कि एक 12 मीटर ऊंची कुछ ईंटों का टीला बनाया गया है और उसी के ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसकी एक संभवता, इसका माना गया है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता होगा, तो सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जाता होगा, धार्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता होगा, वहीं पर इस सिटाडेल का या इस टीले का उपयोग किया जाता होगा, ऐसा संभावनाएं व्यक्त की गई है। इस तरीके से सिटाडेल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृत भांड। देखो मृत भांड क्या होते हैं, तो मिट्टी के बर्तन, चाक और हाथ से बनाए जाते थे, जिन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर जो मृदभांड होते थे, ये मिट्टी के बर्तन होते थे और ये चाक और हाथ के द्वारा क्या होते थे, बनाए जाते थे। और इनका जो कलर होता था, मैं कलर की बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय की, तो उस समय का जो रंग होता था वो क्या होता था, लाल होता था। क्लियर हुआ, उसके समय इसका रंग कैसा होता था, लाल होता था। क्लियर हुआ। हड़प्पा सभ्यता से काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता से काले रंग की आकृतियों वाले चित्रित लाल मृदभांड प्राप्त किए गए हैं या हुए हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, जब नागरिक उत्तर हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, इनमें कुछ चेंजेस आता है और काले धूसर ओपदार मृदभांड प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी तरीके का जो मृदभांड है वो स्वाद घाटी कहाँ है, ये पाकिस्तान में, वहीं से प्राप्त किए गए हैं। क्लियर हुआ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय पर ये चित्रित लाल मृदभांड थे, काले आकृतियाँ उन पर अंकित थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता के बाद की बात करते हैं, यानी कि नागरिक उत्तर सभ्यता की बात करते हैं, उसके बाद में इनका जो कलर होता है वो काला धूसर हो जाता है और ओपदार मृदभांड प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेराकोटा फिगरीन। बहुत ही फिक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जब मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उनको आग में पकाया जाता है तो उन्हीं को बोला जाता है टेराकोटा, ठीक है। तो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से भारी मात्रा में इन्हें प्राप्त किया गया है। इनका जो उपयोग किया जाता था वो खिलौना में किया जाता था, पूजनीय प्रतिमाओं के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार की जो मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक कुबड़ वाले सांड के रूप में प्राप्त की गई हैं। और साथ में पशु पक्षी, ठीक है, पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, बकरी आदि की प्रतिकृतियां भी यहाँ से प्राप्त की गई हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको टेराकोटा फिगरीन को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाव चित्रात्मक लिपि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जो लिपि थी, लिपि क्या होती है, जिसको पढ़ा जाता है, ठीक है, यानी कि अंकों, यानी कि जो शब्द होते हैं उनको लिखने की एक विधि जो होती है उसको बोल देते हैं लिपि, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है, ठीक है। इसको बाउंस ट्रेफेंडम लिपि भी कहा जाता है। बाउंस ट्रेफेंडम लिपि का मतलब ये होता है कि जो ये लिपि होती है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती हैं और पुनः वापस से बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। यानी कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, देन जब रिटर्न करते हैं तो इसको इधर से लिखते हैं। क्लियर हुआ, इस तरीके से इसको लिखा जाता है।
वैसे देखा जाए तो, है ना। और इसमें क्या होता है, 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक इसमें अक्षरों को मेंशन किया गया है, और सर्वाधिक अंग्रेजी का जो अक्षर है, यू अक्षर, उसका उसमें उपयोग किया गया है, ठीक है। और आकृतियों में मछली की जो आकृति थी उसका सर्वाधिक उपयोग देखने को मिलता है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इसी कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, यानी कि सिर्फ देखा जाए तो जो खुदाई से साक्ष्य मिले हैं वही प्राप्त हुए हैं। किसी प्रकार की इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लिपि मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अब इसकी एक खासियत है, इसकी भाव चित्रात्मक लिपि की। ये जो लिपि है इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता था, इस लिपि में जो अक्षर होते थे वो अभी तक उन्हीं के आधार पर इसका अनुमान लगाया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भारत की जो तमिल लिपि है वो इसी लिपि से मिलती जुलती है, इससे इसका संबंध है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इसको नकार भी दिया है, क्योंकि जो तमिल लिपि थी वो उसके कोई जो इस समय के साक्ष्य मिले हैं, उस समय के जो तमिल के साक्ष्य हैं वो बहुत बाद में जाकर मिले हैं, तो इस चीज़ को हम नकार सकते हैं। इस तरीके से हम भाव चित्रात्मक लिपि को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो एक फैक्ट और है इसमें कि जो इतिहासकार मजूमदार है, इन्होंने इसी लिपि को क्या कहा है, गोमूत्री लिपि नाम दिया है। किसको? भाव चित्रात्मक लिपि को क्या नाम दिया है इन्होंने? तो इन्होंने इसको गोमूत्री लिपि के नाम से इसको मेंशन किया है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमको इस लिपि को लिखना है। और ये लिपि जो है इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य जो मिले हैं वो मूरों से मिले हैं। मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उन्हीं से इस लिपि की जानकारियां प्राप्त की गई हैं। इस तरीके से ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमने कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्कर्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। जिसमें जॉन मार्शल को हम देख चुके हैं। कोल्डिवा और अलेक्जेंडर हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, लेकिन इसके सिवा हमने जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, आलमगीरपुर, रंगपुर, धोलावीरा, रोपड़, राखीगढ़ी और सुरकोतला को हमने कंप्लीट किया है पिछले लेक्चरों में। और आज के लेक्चर में हमने विशाल अन्नागार, बृहद स्नानागार, गोदीवाड़ा, पशुपतिनाथ, मेलुहा, सिटाडेल, मृदभांड, टेराकोटा फिगरीन और भाव चित्रात्मक लिपि जिसको पिक्टोग्राफ या माउस फैंटम लिपि भी कहा जाता है, इनको हमने कंप्लीट किया है। देखो अगर आपने इन 2 लेक्चरों को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने इसमें इस वीडियो लेक्चर में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक को मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, विजिट कर। सो हमारा ये लेक्चर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस। आगे भी इसी प्रकार के लेक्चरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी ऊर्जा प्राप्त हो सके। ओके, सो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।